इसलिए प्यारे बच्चों रेगनर्स महोदय कहते हैं कि गरीब गरीबी को क्या देती है, जन्म देती है। देश के कुल लल्लन टॉप से अगर हम भाग दे देते हैं, लल्लन टॉप मतलब जनसंख्या पूरे देश में, बिहार एक ऐसा राज्य है प्यारे बच्चों जिसकी स्थिति बहुत ही डाउन है। आय में वृद्धि तभी होगा जब एक अच्छे देश को चलाने वाले, राज्य को चलाने वाले लीडर हो प्यारे बच्चों, नेता हो। तो ये सब किसका रूप है प्यारे बच्चों, ये सभी का सभी ना प्यारे बच्चों इनकम का रूप है। किसका है, इनकम। कि गरीब हम उसको कहेंगे जो व्यक्ति अपने न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गरीब कहते हैं। गरीब होना कहीं से गलत नहीं है, गरीब ही मर जाना ये गलत बात है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं राज्य एवं राष्ट्र की आय। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग पहला चैप्टर तो पढ़े ही होंगे और उनमें जो है कि देखे होंगे कि वन शॉट सीरीज में हम आप लोगों को थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन करवाए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और करवाए ही हैं। अगर नहीं देखे तो आप लोग पहला चैप्टर देख लेंगे, क्योंकि ये प्रथम चैप्टर से दूसरा चैप्टर क्या करता है, रिलेट करता है। दैट मीन्स आपको देखना क्या है, जरूरी है। अगर नहीं देखे तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, चलिए क्लास को करते हैं, प्रयास करेंगे कि उन चीजों को भी हम आपको समझाते हुए आगे बढ़ें। तो माय डियर, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए और चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये जो प्यारे बच्चों वन शॉट सीरीज चैप्टर 2 राज्य एवं राष्ट्रीय आय, ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें जो है आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और मैं फिर से आपको एक आगाह कर दूं कि प्यारे बच्चों इस चैप्टर को पूरा अगर देख लेने के बाद आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं प्यारे बच्चों, ये डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो पहला जो है, सबसे पहले प्रत्येक चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोग इस चैप्टर में भी पहले परिचय जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे। माय डियर, ये चीजों जो आप देख पा रहे होंगे, ये चीजों जो आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर का नाम क्या है, राज्य। राज्य आप स्टेट जानते ही हैं। राष्ट्र प्यारे बच्चों, राष्ट्र की आय, राष्ट्र मतलब प्यारे बच्चों देश। देश की क्या प्यारे बच्चों, इनकम। देश की क्या, इनकम। यानी देश के इनकम के विषय में भी हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों। जैसे कि पहला चैप्टर में हम आपको आय के बारे में बताए थे, इनकम के बारे में, और फिर पीसीआई के बारे में भी बताए थे। क्या प्यारे बच्चों, पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। तो कुछ उन चीजों को भी यहां पर हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, किसी भी देश को बेहतर करने के लिए आय की आवश्यकता होती है। किसी भी देश को बेहतर होने के लिए, अर्थात देश को विकसित होने के लिए प्यारे बच्चों, क्या आर्थिक स्थिति उनका बेहतर होनी चाहिए। रुपये पैसे अर्थात आर्थिक फाइनेंशियल स्थिति से बेहतर होने के लिए इन सभी चीजों की क्या होती है, जरूरत होती है माय डियर। जैसे कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को पूर्णतः रूप से क्या हो चुके थे, आजाद हो चुके हैं प्यारे बच्चों। और उस समय से जो भारत के पास जो इकोनॉमिक थी, दैट मीन्स भारत की जो आर्थिक स्थिति थी ना, वो बद से क्या थी, बदतर थी। लेकिन वहां से धीरे धीरे क्या किया गया, विकास किया गया। लेकिन अब भी भारत प्यारे बच्चों विकसित नहीं हुआ है, भारत विकासशील देश के अंतर्गत आता है। तो प्यारे बच्चों यहां पे देखेंगे कि राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, क्या प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत माना गया है। मतलब प्यारे बच्चों कि राष्ट्रीय आय, प्यारे बच्चों यहां पर समझिएगा कि राष्ट्रीय आय एवं प्यारे बच्चों, ठीक है, एवं प्यारे बच्चों प्रति व्यक्ति आय, क्या, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, किसी भी राज्य, किसी भी देश का बहुत बेहतर होना जरूरी है। ठीक है, देश के लिए अगर राष्ट्रीय आय की बात किया जाए, और अगर हम बात करते हैं किसी पार्टिकुलर के लिए, तो उसमें क्या प्यारे बच्चों, प्रति व्यक्ति आय ये बेहतर होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, इस प्रति व्यक्ति प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा,
इस प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि पूरे देश है ना, पूरे देश में बिहार एक ऐसा राज्य है प्यारे बच्चों, बिहार एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा राज्य है प्यारे बच्चों जिसकी स्थिति बहुत ही क्या है, कम, मतलब कि बहुत ही हम लोग क्या कर सकते हैं, डाउन है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। प्यारे बच्चों आप जानते हो 37,227, क्या प्यारे बच्चों 37,227 वर्तमान में भारत का प्रति व्यक्ति आय है। ये क्या है प्यारे बच्चों, वर्तमान में पीसीआई, क्या प्यारे बच्चों पीसीआई अगर बात करते हैं 37,227 रुपया वर्तमान में ये बिहार का प्रति व्यक्ति आय है। और पूरे भारत में सबसे प्रति व्यक्ति आय के आधार पर सबसे गरीब कौन है प्यारे बच्चों, बिहार है। ठीक है, बिहार है। आगे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आगे कहते हैं, यहां पर ध्यान देने की बात है प्यारे बच्चों, आगे कहते हैं आय में वृद्धि, आय में क्या प्यारे बच्चों, आय में वृद्धि के द्वारा ही इनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है। अगर बिहार की सुधार की बात किया जाए प्यारे बच्चों तो आय में क्या लाएगा, वृद्धि लाया जाएगा। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों ये आय में वृद्धि तभी होगा जब एक अच्छे देश को चलाने वाले, राज्य को चलाने वाले लीडर हो प्यारे बच्चों, नेता हो। ठीक है, जो बिहार के विषय में, बिहार के उद्योग के विषय में सोच सके, जाति पाति धर्म को नीचे छोड़कर इससे ऊपर उठकर प्यारे बच्चों जो बिहार के लिए सोचे, ऐसे नेता मंत्री की बिहार में क्या है, जरूरत है। आप जान ही रहे होंगे प्यारे बच्चों कितना नेता ऐसे हैं जो कि बिहार के बारे में ये सब सोचते हैं, बेरोजगारी के बारे में सोचते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो ज्यादा हम राजनीतिक की बात तो करेंगे नहीं प्यारे बच्चों, बस आपको मैं समझाने के लिए ये बता रहा हूं। ठीक है डियर, ये क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। आगे प्यारे बच्चों देखिएगा, देश अथवा राज्य को आय के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। करा कि देश अथवा राज्य को आय के आर्थिक विकास की स्थिति पर, किसके, आय के, ये जो आय देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आय के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। आगे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं क्या, आय क्या होता है, आइए अब हम लोग समझते हैं क्या इनकम क्या होता है। तो प्यारे बच्चों जब किसी व्यक्ति के द्वारा मानसिक या शारीरिक, मानसिक मतलब प्यारे बच्चों कोई हार्ड वर्क नहीं करते, जैसे कि बैंक में जो प्यारे बच्चों देखे होंगे कि बैंक में मैडम जी क्या कंप्यूटर चलाती होगी फटाफट, समझ रहे हैं ना, यानी या सर लोग या हम ही आपको पढ़ा रहे हैं तो हम कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं क्या, नहीं प्यारे बच्चों, हम लोग मानसिक रूप से क्या कार्य कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। तो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप का तात्पर्य हुआ कि जो रोड पे चाचा अंकल जी सब जो है ना प्यारे बच्चों, बूढ़े व्यक्ति सब जो है ना वो क्या करते हैं, रिक्शा चलाते हैं या ताई छड़ गिट्टी बालू वगैरह सब वाला काम करते हैं, ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, हार्ड वर्क हुआ। तो वही कहते हैं प्यारे बच्चों, जब कोई व्यक्ति प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता हो, क्या प्यारे बच्चों, आदमी दो तरह से ही काम कर सकता है, या तो शारीरिक या तो मानसिक। तो शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करता हो और उस कार्य के बदले में जो परिसार्मिक मतलब प्यारे बच्चों रुपया हो गया, जो रुपया मिलता हो प्यारे बच्चों, जो मुद्रा मिलता हो। कहिएगा प्यारे बच्चों कि क्या सर सिर्फ रुपया मिलता है, नहीं, रुपया के अलावा और भी कुछ मिल सकता है। जैसे हमारे यहाँ मान लिया जाए कि कोई भी बढ़ई जो है काम करेंगे, ठीक है, बेंच वगैरह सब बनाएंगे और जो है कि उनके जो बढ़ई के जो लड़के होंगे वो कहेंगे पापा हम ना बेंच पे ही पढ़ेंगे, बेंच नहीं दीजिएगा ना, बेंच डेस्क पे ही पढ़ेंगे, नहीं दीजिएगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो वो क्या करेंगे कि कहेंगे सर आप तो हमारे यहाँ जो है काम, आपके यहाँ हम तो काम कर ही रहे हैं तो आप तो पैसा देवे कीजिएगा ना, तो इतना सारे बेंच डेस्क है तो ऐसा कीजिए ना सर, प्लीज एक हमारे बेटे के लिए बेंच डेस्क ही क्या कीजिए, दे दीजिए। तो प्यारे बच्चों मेरे यहाँ काम किया और काम के बदले हमने उसको क्या दिए, एक बेंच डेस्क दे दिए, रुपया के जगह क्या दे दिए, बेंच डेस्क। तो बेंच डेस्क भी क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, इनकम उनका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इनकम। तो वही बेंच ये यहां पर क्या हो जाएगा, रुपया या वस्तु। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, उसे हम लोग इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इनकम कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, यस गुरुजी समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मान लिया जाए प्यारे बच्चों
हम आपके यहाँ काम कर रहे हैं और काम के बदले ना आप हमको क्या किए प्यारे बच्चों, 5 केजी गेहूं दे दिए, तो ये गेहूं हमारा क्या हुआ, आय कहलाया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए कहिएगा हाँ गुरुजी अब समझ में आया, इनकम अब क्लियर हो गया। एग्जाम्पल कुछ लिए हैं प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल कुछ लिए हैं तो यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। करा प्रश्रमिक लगान, लगान के रूप में प्रश्रमिक को आय क्या मिलता है, लगान के रूप में। श्रम का प्रश्रमिक, जो लेबर हम लोग के यहाँ काम करता है, दैट मीन्स हमारे गांव सब में, तो उसको क्या मिलता है, मजदूरी मिलता है प्यारे बच्चों। पूंजी का क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। और उद्यमी प्रश्रमिक को क्या मिलता है, लाभ या हानि। ठीक है, बिजनेसमैन को या तो लाभ या तो क्या मिलेगा, हानि मिलेगा प्यारे बच्चों, लाभ या तो हानि। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों करा है कि व्यवस्थापक का प्रश्रमिक किसका, वेतन के रूप में, क्या वेतन के रूप में मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, वेतन के रूप में। तो ये सब किसका रूप है प्यारे बच्चों, तो ये सभी का सभी ना प्यारे बच्चों इनकम का रूप है। किसका है, इनकम, आनी हम लोग कह सकते हैं प्यारे बच्चों, इनकम जो है ना, इनकम आनी, इसको सिर्फ हिंदी में हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, आय का है। क्या ये सब किसका रूप है प्यारे बच्चों, आय का रूप है। ठीक है, ये सब के सब किसका रूप है, तो आय का क्या है प्यारे बच्चों, रूप है। यहां तक में समझ में आया, कहिएगा यस गुरुजी बिल्कुल समझ में आया। कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कहते हैं प्यारे बच्चों, गरीब। प्यारे बच्चों एक बात हम कहेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर देख रहे हैं दीदी लोग जो है, दीदी लोग के पास देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 क्या है, बच्चे हैं, और स्थिति देखिए कितना बद से बदतर है। तो ये गरीबी चीज जो है ना, इसको हम लोग बताने का प्रयास करते हैं गरीबी के विषय में। प्यारे बच्चों गरीब होना कहीं से गलत नहीं है, गरीब ही मर जाना। प्यारे बच्चों गरीब होना कहीं से, ठीक है, गरीब होना कहीं से बुराई नहीं है, लेकिन अपने जीता जिंदगी गरीब रह के ही मर जाना ये गलत बात है। गुरुजी कहना क्या चाहते हैं, मैं कहना यही चाहता हूं प्यारे बच्चों कि मेहनत, जो भी गरीब कष्ट मजदूर टाइप के व्यक्ति हैं, उनको सबसे पहले क्या जरूरी है, तो कहिएगा सर रुपया जरूरी है। नहीं, रुपया नहीं, सबसे पहले उनको शिक्षा जरूरत है, एजुकेशन जरूरी है। क्या, ठीक है प्यारे बच्चों, एजुकेशन क्या है, जरूरी है। जब वह शिक्षित हो जाएंगे तो फिर धीरे धीरे चीजों को क्या स्मूथ ढंग से अपने लाइफ में बेहतर करते चले जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, करते चले जाएंगे। तो यहां पे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने न्यूनतम आवश्यकता, लोगों की जो न्यूनतम आवश्यकता होती है, क्या न्यूनतम आवश्यकता, कहिएगा सर न्यूनतम आवश्यकता क्या होता है, तो प्यारे बच्चों मानव की जो न्यूनतम आवश्यकता होती है, मानव की क्या होती है प्यारे बच्चों, न्यूनतम आवश्यकता होती है। वो न्यूनतम आवश्यकता क्या होती है, तो प्यारे बच्चों 3 चीज होती है। क्या क्या गुरुजी, तो रोटी, क्या होता है प्यारे बच्चों, रोटी होता है, और दूसरा होता है कपड़ा। क्या होता है प्यारे बच्चों, रोटी कपड़ा, और तीसरा होता है क्या प्यारे बच्चों, मकान। क्या, मकान, जहां रहेंगे वो। ये याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मानव की न्यूनतम आवश्यकता की 3 मूलभूत चीजें हैं। कहिएगा गुरुजी और कहीं 3 से अधिक नहीं हो सकता है। हाँ, हम अगर कहा जाए प्यारे बच्चों 3 से अधिक लीजिए ना, हम कह देते हैं प्यारे बच्चों कि उनके लिए क्या जरूरी है, शिक्षा भी क्या है, जरूरी है प्यारे बच्चों। शिक्षा के साथ साथ और क्या जरूरत है प्यारे बच्चों, तो स्वास्थ्य भी क्या है, स्वास्थ्य भी क्या है प्यारे बच्चों, जरूरी है। ये सब चीज होनी चाहिए, लेकिन मूलभूत 3 अगर पूछेगा तो वो सब बता दीजिएगा। क्या कर रहा है कि गरीब हम उसको कहेंगे जो व्यक्ति अपने न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गरीब कहते हैं। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, रेगनर्स महोदय, रेगनर्स चाचा जो है ना, प्रोफेसर रेगनर्स चाचा जो है, अर्थशास्त्र के एक बहुत बड़े जानकार थे प्रोफेसर रेगनर्स चाचा। वो रेगनर्स चाचा क्या कहते हैं कि गरीब के कुचक्र की धारणा, अर्थात गरीब के कुचक्र की धारणा को बतलाया है कौन, प्रोफेसर रेगनर्स चाचा। रेगनर्स चाचा का कहना है कि गरीब गरीबी को जन्म देती है, गरीब जो है ना गरीबी को जन्म देती है। क्यों देती है, तो प्यारे बच्चों गरीब गरीबी को जन्म देती है, रेगनर्स चाचा का कहना बिल्कुल क्या है, सही है। देखो सही होने का रीजन क्या है प्यारे बच्चों, सही रीजन का ये है, सही होने का रीजन ये है कि गरीब लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कि कम उम्र में, जो गरीब लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि छोटे 12-13 साल की उम्र में लड़का क्या होता है, बाहर चला जाता है दिल्ली पंजाब, वहां हार्ड वर्क किया, मसल सब क्या हुआ, फूल गया, थोड़ा सा हट्टा कट्टा हो गया, तो गांव समाज में लोग को लगने लगता है आहा बबुआ फलमा का बबुआ का हो गया है, जवान हो गया है। ठीक है, और उसको क्या विवाह करवा देता है। और पढ़ा लिखा तो है नहीं, क्योंकि पढ़ने के टाइम में तो क्या गुजरात के फैक्ट्री में क्या कर रहा था, काम कर रहा था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पढ़ने के समय तो वो काम कर रहा था, तो अब जो है आया कंपनी से और लगने लगा नहीं बड़ा हो गया, उसको विवाह करवा दिया। और विवाह करवाने के बाद अशिक्षित कारणवश वो जो है ना 2 3 4
लगातार इस तरह से अधिक बच्चे क्या किए, पैदाइश किए। इस मानसिकता से, क्या प्यारे बच्चों, इस मानसिकता से जितना बच्चा रहेगा उतना आमदनी बाद में आएगा, वो सब कमा के देगा, बहुत ज्यादा आमदनी आएगा। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ठीक है ये तो आदमी सोच लेता है कि जितने भी बच्चे होंगे वो जो है, जितने भी बच्चे होंगे वो बाद में कमाएंगे, पहले तब न कमाएंगे जब वो लड़का, वो बबुआ जो है ना, जब वो बड़ा होगा। और जब बड़ा होगा प्यारे बच्चों तो ऐसे ही बड़ा हो जाएगा, उसके लिए क्या पोषक तत्व की जरूरत है, कपड़ा की जरूरत है, इत्यादि चीजों की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों ऐसे में क्या होता है ना कि जो गरीब इंसान के पास रुपया पैसा होता है, उस रुपया को बचा बचा कर थोड़ा थोड़ा बच्चों में खर्च करता है, और उस चीजों से बच्चों को पौष्टिक आहार बेहतर नहीं मिल पाता है। जैसे समझो किसी के पास एक बच्चा है, किसी के पास एक ठो लड़का है या लड़की है, वो 1 केजी सेब लाया मार्केट से, ठीक है प्यारे बच्चों, 1 केजी सेब लाया तो वो भरपूर रूप से खाएगा ना, कहेगा हाँ सर। लेकिन अगर किसी के पास मान ले 5 ठो लड़का है या लड़की है, जो भी है, 5 ठो संतान है और 1 केजी सेब लाया तो थोड़ा थोड़ा खाएगा। अब आधा पीस अगर खाएगा प्यारे बच्चों तो किसी को प्रॉपर रूप से पौष्टिक आहार जो तत्व होते मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वह बीमारी के शिकार हो जाएंगे। और जो भी गुजरात से कमा के लाएंगे वो सब डॉक्टर के पास क्या करेंगे, भर देंगे, और स्थिति पुनः बद से क्या हो जाएगा, बदतर। इसलिए प्यारे बच्चों रेगनर्स महोदय कहते हैं कि गरीब गरीबी को क्या देती है, जन्म देती है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, इसलिए पढ़ना क्या है, जरूरी है। दीदी लोग से यही कहेंगे कि थोड़ा सा जो स्थिति है कोई बात नहीं है, ये दीदी लोग को प्रणाम करके यही कहेंगे थोड़ा सा समझिए और अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, ठीक है, अपने बच्चों को क्या दीजिए, शिक्षा दीजिए, ठीक है डियर। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे। ये तो बता ही दिए कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान, लेकिन अभी वर्तमान समय में रोटी कपड़ा मकान तो है ही, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य भी क्या है प्यारे बच्चों, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि गरीब गरीबी को जन्म देती है कैसे, अभी जस्ट हमने क्या किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, अभी जस्ट हम आपको क्या किए हैं, बताए हैं प्यारे बच्चों। फिर से एक बार देख लीजिए, ठीक है, एक बार देख लीजिए, देख लीजिएगा ना, बोलिए जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए, हाँ गुरुजी बता दीजिए, एक बार और बता दीजिए। चलिए ठीक है, चलिए अगर आपकी इच्छा हो तो मैं एकदम बताऊंगा। करा कि गरीब गरीबी को जन्म देती है कैसे, कैसे जन्म देती है प्यारे बच्चों, तो हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा। हरे देवा क्या हो गया, हाँ चलिए। करा कि गरीब गरीबी को जन्म देती है, यह कथन सत्य है। गरीब गरीबी को प्यारे बच्चों एग्जाम में भी देते हैं 2 अंक में, बिहार बोर्ड की परीक्षा, ठीक है, 10वीं की 2 अंक, 10वीं की परीक्षा में 2 अंक में ये पूछी जाती है, कभी कभी 4 अंक में भी पूछ दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों यह कथन सत्य है, क्योंकि गरीब लोग अशिक्षा और अज्ञानता के कारण, क्या प्यारे बच्चों, क्योंकि गरीब लोग अशिक्षा और अज्ञानता के कारण कम उम्र में विवाह करके बच्चों की पैदाइश यानी जन्म को बढ़ावा देती है। फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाते हैं, फलतः उनकी अगली पीढ़ी क्या हो जाते हैं, बहुत गरीब हो जाते हैं। ये तो प्यारे बच्चों क्या है, समस्या है। चलिए आगे कराए प्यारे बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा। देश की आय के मानक को निर्धारित करने वाली संस्था, देश के आय माने प्यारे बच्चों, आय माने क्या, इनकम, आय माने क्या प्यारे बच्चों, इनकम की बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है। तो कहते हैं कि देश की आय यानी इनकम के मानक को निर्धारित करने वाली एक संस्था है, और उस संस्था का नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, डायरेक्टर ऑफ, ठीक है, इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। ये चीजों को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे प्यारे बच्चों कहते हैं भारत का प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, भारत का प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2008 और 9 के अनुसार कितना था, 25,494 रुपया। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2008 और 9 के अनुसार कितना है प्यारे बच्चों, तो कहेंगे 25,494 रुपया था। वहीं पर प्यारे बच्चों फिर आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, भारत में
सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है प्यारे बच्चों? गोवा है। राज्य पूछे तो गोवा, केंद्र शासित प्रदेश पूछ दे प्यारे बच्चों कि भारत में सबसे अधिक ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां की सबसे प्रति व्यक्ति आय अधिक है प्यारे बच्चों? दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। तो यहां राज्य पूछा है तो गोवा। कितना प्यारे बच्चों? 54, ध्यान दिए प्यारे बच्चों, 54,850 रुपया है। और भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कहां? कितना प्यारे बच्चों? 6,610 रुपया। और वर्ष 2005 से 6 के अनुसार, क्या प्यारे बच्चों? वर्ष 2005 से 6 के अनुसार। और वर्तमान में प्यारे बच्चों, वर्तमान में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में बिहार का जो है प्यारे बच्चों कितना है। तो वर्तमान में बिहार का PCI पर, ठीक है, पर कैपिटा इनकम कितना है प्यारे बच्चों? 37,227 रुपया है। ठीक है, तो यहां पर प्यारे बच्चों जो है वर्तमान में जो है बिहार का जो PCI यानी पर कैपिटा इनकम जो है 37,227 रुपया है। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। उन 38 जिलों में कोई भी ऐसा जिला तो जरूर होगा जिसका प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? सर्वाधिक होगा। ठीक है, और सबसे न्यूनतम भी किसी का होगा। तो माय डियर, बिहार का आन बान शान, ठीक है, आई लव चकाचक पटना प्यारे बच्चों सबसे टॉप लेवल पर है। यानी बिहार में प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना सबसे आगे है और शिवहर सबसे क्या है प्यारे बच्चों? पीछे है। आप देखिएगा कि पटना में जो है नगर परिषद वाले जो है जगह जगह पर इस प्रकार के आई लव चकाचक पटना लगाए हुए हैं। हम पटना जब गए थे तो हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और इसलिए प्यारे बच्चों हम इस चीजों को आप लोगों को भी दिखाने का प्रयास किए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे कहते हैं कि जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम, इसके विषय में आपको हम बताए थे। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों कि सिर्फ बच्चे कई समझते हैं कि एक वर्ष के अंदर जो रुपया होता है, रुपया नहीं प्यारे बच्चों, रुपया के साथ साथ वस्तु, सीधा सिंपल कह सकते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर वस्तु और प्लस क्या? सेवा। ठीक है, इन सब का योग होता है हमारा क्या? NI होता है। NI नेशनल इनकम। कितने वर्ष में प्यारे बच्चों? एक वर्ष में। क्या? एक वर्ष में। किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। कुल मूल्य को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? राष्ट्रीय आय कहते हैं। और याद रखेंगे भारत में राष्ट्रीय आय के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन उत्तरदायी होते थे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन उत्तरदायी होते थे, CSO। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर समझिएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकलन में CSO, जिसको हम लोग सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी सहायता प्यारे बच्चों की सहायता राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ठीक है, NSSO करती है। मेरा कहने का ये मतलब है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जो CSO है ना प्यारे बच्चों, CSO इसका सहायता करता था। कौन सहायता करता था प्यारे बच्चों? इसका सहायता करता था, सहायता करता था। कौन करता प्यारे बच्चों? NSSO करता था। कौन करता था? NSSO। लेकिन प्यारे बच्चों ये दोनों क्या हो गया प्यारे बच्चों? इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। इन दोनों को एक साथ कहा गया कि भाई साहब आप एक साथ हो जाइए। जब सहायता कर ही रहे हो तो क्या हो जाइए? एक साथ हो जाइए। और एक साथ होने के बाद इससे प्राप्त होता है प्यारे बच्चों क्या? NSO प्राप्त होता है। और ये कब प्राप्त होता है प्यारे बच्चों? ऐसा कब हो गया? 2019 ईस्वी में हो गया। हालांकि आपके बुक में जो है राष्ट्रीय आय के आंकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ही दिया होगा, क्योंकि ये बुक जो है ना प्यारे बच्चों बहुत दिनों से सिलेबस चेंज नहीं हुई है। जब सिलेबस चेंज होगी तो ये सब चीजें चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में करंट डाटा को देखा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, करंट डाटा को भी देखा जाता है। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो यहां पर उसी चीजों को हम बता रहे हैं। ठीक है, आगे प्यारे बच्चों आगे कहा जा रहा है कि CSO और NSSO क्या है? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक है, नेशनल, ठीक है, सिंपल सर्विस और क्या ऑर्गेनाइजेशन करा है कि का CSO में विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का गठन किया गया। वही बात बोले ना प्यारे बच्चों कि NSSO को CSO में मिला दिया गया, विलय कर दिया गया प्यारे बच्चों। और विलय होने के बाद किसका निर्माण हुआ? NSO का निर्माण हुआ। कब निर्माण हुआ प्यारे बच्चों?
23 मई 2019 को 23 मई 2019 को भारत सरकार ने NSSO CSO के विलय को क्या दे दी? मंजूरी दे दी। क्या दे दी प्यारे बच्चों? मंजूरी दे दी। अब जो है कौन जिम्मेदार होगा प्यारे बच्चों? तो अब NSO जिम्मेदार होगा। क्या? NSO जिम्मेदार होगा। पहले केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिम्मेदार होते थे राष्ट्रीय आय के आंकलन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों राष्ट्रीय, ठीक है, यहां पर राष्ट्र की परिभाषा नहीं प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय की परिभाषा। यहां पर इसको हम सुधार करना चाहेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग सुधार करना चाहेंगे। क्या लिखेंगे? यहां पर हो जाएगा प्यारे बच्चों राष्ट्रीय, ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग लिखना चाहेंगे राष्ट्रीय आय की परिभाषा। चलिए परिभाषा, तो प्यारे बच्चों ये चीजें नहीं होगी यहां पर, ठीक है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा, तो बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने अलग अलग क्या दिया? अपना मत दिया, अर्थात राष्ट्रीय आय के विषय में, राष्ट्रीय आय के परिभाषा के विषय में बताया। माय डियर, उसी प्रकार से पहला है प्रोफेसर पीगू। प्रोफेसर पीगू के अनुसार, प्रोफेसर पीगू यहां पर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, प्रोफेसर पीगू क्या कहे? राष्ट्रीय आय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ कह रहा है कि राष्ट्रीय आय जो है ना, राष्ट्रीय यहां पर कह रहा है कि राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है। भौतिक आय का क्या है प्यारे बच्चों? वह भाग है। वह क्या है? भाग है, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और जिसे मुद्रा के रूप में माप हो सकती है। कहते हैं कि विदेश में अगर कोई भारत के व्यक्ति विदेश में काम कर रहे हैं, वो भी जो इनकम कमा रहे हैं प्यारे बच्चों, उनको भी जोड़ो ठीक है प्यारे बच्चों, कोई छूटने वाला नहीं है। आगे प्यारे बच्चों प्रोफेसर फिशर के अनुसार, क्या? एक और अर्थशास्त्री थे जिसका नाम प्यारे बच्चों, जिसका नाम था क्या? प्रोफेसर फिशर महोदय, ठीक है। इसके अनुसार कहते हैं कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिससे उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। करे फिशर महोदय कहते हैं प्यारे बच्चों कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का, क्या? वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसे उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। क्या? प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। चलिए आगे बढ़ते हैं रसगुल्लों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम तो मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। माय डियर, तुम हमारे प्यारे स्टूडेंट के साथ साथ तुम लोग का नाम रख दिए हम क्या? रसगुल्ला, ठीक है। तो हमारा रसगुल्ला है। चलो तो यहाँ पे करें प्यारे बच्चों, प्रोफेसर केन्स के अनुसार, प्रोफेसर केन्स महोदय अर्थशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। बहुत बड़े क्या थे? विद्वान थे। उन्होंने फॉर्मूला भी दिया, ठीक है। राष्ट्रीय आय के विषय में उन्होंने फॉर्मूला भी दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। और फॉर्मूला जो है यहाँ पर बताए हैं, क्या बताए हैं प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है आप देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ कहते हैं कि y बराबर, क्या प्यारे बच्चों? y बराबर c प्लस आई। y बराबर c प्लस आई कौन दिया था? ये फॉर्मूला कौन दिया था? याद रखिएगा, केन्स महोदय। कौन दिए थे? केन्स महोदय। अभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, ठीक है। अभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछने वाले हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो y बराबर, इसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं, c को उपभोक्ता व्यय और i को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विनियोग कहते हैं। आगे बढ़िएगा। आगे कहते हैं कि राष्ट्रीय आय की धारणा, क्या प्यारे बच्चों? राष्ट्रीय आय की धारणा क्या होता है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो आइए समझते हैं। कहते हैं प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय की धारणा को हम निम्नलिखित आयामों द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जो राष्ट्रीय आय की धारणा है, उस राष्ट्रीय आय की धारणा को हम निम्नलिखित रूप से, क्या? निम्नलिखित रूप से, निम्नलिखित धारणाओं, निम्नलिखित आयामों के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। पहला है प्यारे बच्चों सकल घरेलू उत्पाद। यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, VVI है, इसको आप जान लीजिएगा। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कभी कभी पूर्ण रूप भी पूछ लेता है। तो सकल घरेलू उत्पाद को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कहेंगे GDP। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? GDP कहेंगे। और यहां पे कह रहा है कि कुल
या सकल राष्ट्र उत्पाद जिसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे जीएनपी। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? जीएनपी। जीएनपी का पूर्ण रूप कभी पूछ दिया जाएगा तो आप क्या कहेंगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और यहां पर प्यारे बच्चों कहते हैं कि शुद्ध राष्ट्र उत्पादन, तीसरा क्या है? शुद्ध राष्ट्र उत्पादन जिसको नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, एनएनपी। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आय का आंकलन किनके द्वारा किया जाता है और किनके द्वारा नहीं किया जाता है। तो इन तीनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों, और इसके अलावा जो ऑप्शन होंगे उनके द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अब इनको हम लोग डिफाइंड भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी सकल घरेलू उत्पाद के बारे में लिखें या जीडीपी को परिभाषित करें, एग्जाम में दे देगा, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि टेंशन लेना नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो सारे बोर्ड एग्जाम को देखते हुए पढ़ाया जा रहा है। कोई बच्चे ये मन में रखेंगे सर लिख लिख के पढ़ाइए ना, सर सारे कुछ क्यों बता रहे हैं, या सर कुछ छोड़ रहे हैं। प्यारे बच्चों अभी बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके बताया जा रहा है। जब आपका नया बैच आएगा, फाउंडेशन बैच आएगा, जब आपके छोटे भाई बहन पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत और भी विस्तार ढंग से बताया जाएगा। चलिए, तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है यहां पर समझिएगा। करा किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में, किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कहते हैं कि किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में, कोई भी देश है और एगो टाइम फिक्स कर दिए इतना वर्ष में, ठीक है, इतना वर्ष में वस्तु और सेवाओं की कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, इसी को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और दूसरा प्यारे बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुल या सकल राष्ट्र उत्पाद, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे? जीएनपी। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे डियर? जीएनपी कहेंगे। क्या कहेंगे? जीएनपी कहेंगे। क्या होता है जीएनपी? तो अभी आपको जीएनपी का फुल फॉर्म बताए थे, तो यहाँ पर परिभाषा जानेंगे। किसी देश में एक साल के अंतर्गत, क्या क्या प्यारे बच्चों? किसी देश में एक साल के अंतर्गत, कितने साल के अंतर्गत? एक साल के अंतर्गत प्यारे बच्चों, एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है, मतलब एक वर्ष ले लीजिए, एक वर्ष ले लीजिए प्यारे बच्चों, इस एक वर्ष में सेवा और प्यारे बच्चों जितनी सेवा और वस्तु जितना है उनके कुल क्या क्या प्यारे बच्चों? कुल योग सबको जोड़ दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों, कुल योग, ठीक है, कुल योग को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। उनके मौद्रिक मूल्यों को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं, ठीक है। इन सब के सेवा और वस्तु की मुद्रा में व्यय कर लीजिए, टोटल को जोड़ दीजिए। इसका पैसा कितना होगा, इसका पैसा कितना होगा, और दोनों को जोड़ दीजिए, वही टोटल चीज क्या कहलाएगा? कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हैं तीसरा है क्या प्यारे बच्चों? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी मतलब क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। याद कर लीजिएगा ना जल्दी, पक्का अगर याद कर लीजिएगा जल्दी से कमेंट कीजिए हाँ गुरुजी याद कर लेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, कुल राष्ट्र उत्पादन को प्राप्त करने के लिए, क्या? कुल राष्ट्र उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। अगर कोई भी काम करेंगे प्यारे बच्चों तो ऑब्वियसली कुछ खर्च तो करना पड़ेगा। मान लिया जाए कि कुल राष्ट्रीय आय भी निकालेंगे तो कुछ आदमी को लगाएंगे, कंप्यूटर मास्टर को लगाएंगे, कैलकुलेटर मास्टर को लगाएंगे ना। तो वही कह रहा है प्यारे बच्चों कि कुल राष्ट्र उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से इन खर्चों को घटा देने से शेष बचता जो है वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? एनएनपी कहलाता है। जैसे यहाँ एनएन क्या कहलाता है? पी कहलाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय के कुछ ऐतिहासिक तथ्य को जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आय के कुछ ऐतिहासिक तथ्य को जानेंगे। जैसे सबसे पहले जो है प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन किया था? ठीक है प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय का जो आंकलन है वो कौन किया था, अनुमान कौन लगाया था? तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी 1868 ईस्वी में, ठीक है, राष्ट्रीय आय का सबसे पहले क्या आंकलन लगाया था और कितना लगाया था? 20 रुपया। क्या प्यारे बच्चों? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय के रूप में निकाला था। तो वही बात हो गया कि भारत में सबसे पहले 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक, क्या प्यारे बच्चों? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम देख लीजिएगा। क्या? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में
भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना रुपए प्यारे बच्चों? 20 रुपये। कब? 1868 ईस्वी में। कब प्यारे बच्चों? 1868 ईस्वी में लगाया गया। बुक में प्यारे बच्चों एक जगह जो आपकी स्कूल की बुक है ना, वहां पे एक जगह 1968 कर दिया गया है, वो गलत है। सही उत्तर होगा 1868 ईस्वी में। आगे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, कहते हैं कि 1925 से 29 के बीच, क्या 1925 से 29 के बीच भारत के राष्ट्रीय आय का आंकलन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री VKRV राव के द्वारा किया गया था। यानी 2025 से 1925 से 29 के बीच भारत की राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन किया था? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिसका नाम है शॉर्ट में VKRV राव के द्वारा किया गया था। आगे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 के बाद की बात हो रही है, बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में प्रोफेसर, ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि अगस्त 1949 में एक प्यारे बच्चों एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां। राष्ट्रीय आय की जब हम लोग गणना करते हैं तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? कठिनाइयां होता है। जब हम लोग पूरे देश लेवल पर कोई चीज करेंगे तो कठिनाइयां तो ऑब्वियसली होगा ही। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी कठिनाई हो रहा होगा। कोई कार्य करेंगे तो भी कठिनाई होगा। प्यारे बच्चों दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें कठिनाई ना हो, लेकिन याद रखिएगा जिसमें जितना कठिनाई होगा प्यारे बच्चों वो उतना ही खूबसूरत रिजल्ट देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां निम्नलिखित हैं। पहला, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां। अब कितना पॉपुलेशन है सबके बारे में जानिए। क्या भाई साहब, उनको पूछिए क्या भाई साहब एक साल में क्या सब किए, ठीक है, हमको डाटा दीजिए। अब सबका एकत्र करके फिर उसको कैलकुलेट करके फिर उसको जोड़ने में, ठीक है प्यारे बच्चों, करा कि दोहरी। अब कोई कह दिया कि बीचे में खाना उना खाने लगा, अब गन्ना कर रहा है, कोई बीच में खाना उना खा रहा है, या किसी का जो इतना पेपर ही क्या हुआ, खो गया, तो दोहरी गन्ना की बात आएगा तो और क्या हो जाएगा? समस्या हो जाएगा ना। होगा समस्या कि नहीं होगा प्यारे बच्चों? कहिएगा यस गुरुजी हो जाएगा। तो दोहरी गन्ना की संभावना। ठीक है, अगला कह रहा है प्यारे बच्चों तीसरा, मूल्य के मापने में कठिनाइयां। और रुपया को भी मापने में क्या होता है? काउंटिंग करने में कठिनाइयां होती थी। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना की मुख्य रूप से 3 विधि बताइए। राष्ट्रीय आय की जो गणना करेंगे हम लोग उसका मुख्य रूप से कितना विधि? 3 विधि। राष्ट्रीय आय की गणना के मुख्य 3 विधि को क्या कीजिए? बताइए। तो चलिए मुख्य 3 विधि को हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों पहला है आय गणना की विधि, दूसरा है व्यय गणना की विधि। अब आय गणना की विधि क्या है? तो यहां पर हम देखिए सेम परिभाषा दोनों में लिखा हुआ है, सिर्फ यहां पर आय गणना की विधि है तो यहां पर आय कर दिए हैं प्यारे बच्चों, और यहां पर आय कर दिए हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग आय कर दिए हैं और फिर इसमें सेम परिभाषा रखे हैं, यहां पर व्यय कर दिए हैं। आगे जो हम बताने वाले हैं प्यारे बच्चों, तीसरा जो बताने वाले हैं, यहां पर उत्पादन गणना विधि है तो यहां पर सिर्फ क्या कर दिए हैं? उत्पादन कर दिए हैं। गुरुजी ऐसा क्यों किए हैं? ऐसा इसलिए किए हैं, एक डिफिनेशन याद कीजिएगा और बाद में चेंज आप भी करते चले जाइएगा। पूरा का पूरा सब्जेक्टिव फॉर्म में आप क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों? लिख दीजिएगा। तो हम लोग बोलेंगे यहां से कि जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उस गणना विधि को आय गणना विधि कहते हैं। और उसी प्रकार से जब व्यय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उसे व्यय गणना विधि कहते हैं। और उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है प्यारे बच्चों तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो उस गणना विधि को उत्पादन गणना विधि कहते हैं। यहां तक में किसी बच्चों को दिक्कत है तो फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है, और नहीं दिक्कत है, कैसा क्लास लग रहा है प्यारे बच्चों ये भी कमेंट कीजिए। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा ताकि हमें पता चल पाएगा कि आप किस प्रकार से जो है क्लास कर रहे हैं और पूरा क्लास किए या नहीं किए। ठीक है, इससे अटेंडेंस भी बन जाएगी और एक अच्छा फीडबैक भी आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। क्या देखते हैं प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं।
चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो भी है प्यारे बच्चों वो सब क्या है एकदम चुन चुन के लाए, इन्हें की भथेरे 60 70 101 ही चैप्टर से ले आए नहीं, जो इंपॉर्टेंट बस वो ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे, जो महत्वपूर्ण है ना प्यारे बच्चों वही ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, अदरवाइज कुछ नहीं। करा प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करेगा। प्यारे बच्चों रहन सहन स्तर दैट मीन्स आपके पास पैसा होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी मतलब इन द सेंस क्या, आप अच्छा कपड़ा खरीद सकते हो, आप अच्छा मॉल में घूम सकते हो, आप अच्छे होटल में खाना खा सकते हो, आप अच्छे पढ़ाई लिखाई कर सकते हो, अच्छे अच्छे बुक खरीद सकते हो, और ये पर्सनल पैसा क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रति व्यक्ति आय होगा। तो ये चीजों हमें कौन प्रभावित कर सकता है, प्रति व्यक्ति आय, क्या प्रति व्यक्ति आय। तो निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित कर सकता है, क्या कर सकता है प्यारे बच्चों, PCI कर सकता है, प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ कह रहा राज्य की आय नहीं होगा, राष्ट्र की आय नहीं होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, आपकी खुद की इनकम प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग केंद्रीय सांख्यिकी क्या हो जाएगा, संगठन हो जाएगा, क्या प्यारे बच्चों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, ठीक है, CSO। अब यहां पर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब हुआ था प्यारे बच्चों, 1935 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों, इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, मुख्यालय, ठीक है प्यारे बच्चों, मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों की हो जाएगा मुंबई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। अब करा प्यारे बच्चों ये वित्तीय विभाग जो है, वित्तीय विभाग, तो यहाँ पर ये वित्तीय विभाग से एक ये प्रश्न पूछ सकता है भारत का वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि भारत का वित्तीय वर्ष, ठीक है, भारत का वित्तीय वर्ष कब हो जाएगा, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, क्या वित्तीय, प्यारे बच्चों भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों राष्ट्र विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था प्यारे बच्चों, 6 अगस्त, क्या 6 अगस्त, ठीक है प्यारे बच्चों 6 अगस्त, दूसरा पेन से लिख दें, चलिए ठीक है प्यारे बच्चों याद रखिएगा राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 ईस्वी में। प्यारे बच्चों राष्ट्र विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, इसको देख लेंगे आप लोग। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, भाई साहब बूढ़ा में जवान बहुत सारे बच्चे कहते हैं इसको बूढ़ा में जवान, क्योंकि दादा भी हो गया और भाई भी हो गया, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। अच्छा जवाहरलाल नेहरू कौन थे प्यारे बच्चों, भारत के क्या थे, भारत के ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्या थे, PM थे, क्या थे, फर्स्ट PM, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में जानते ही हैं प्यारे बच्चों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इसको आयरन मैन भी कहा जाता है, ठीक है, आयरन मैन भी कहा जाता है। चलिए भारत में चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत में प्यारे बच्चों भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर राज्य पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, राज्य पूछ लिया जाए, तो राज्य हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, गोवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए, क्या केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों, केंद्र में पूछ लिया जाए, केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दिल्ली हो जाएगा। और इसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि सबसे कम, क्या सबसे प्यारे बच्चों सबसे कम क्या PCI प्यारे बच्चों सबसे कम PCI प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग आगे हैं बिहार, ठीक है प्यारे बच्चों, बिहार। याद रखिएगा राज्य में गोवा, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली आगे है। ये सब क्या है प्यारे बच्चों, ये सब यहाँ से हम लिख देते हैं, ये आगे है प्यारे बच्चों, आगे, यहाँ भी क्या है, आगे है, ठीक है। ये भाई साहब पीछे से फर्स्ट हैं, पीछे से हम लोग क्या है,
फर्स्ट हैं, ठीक है। तो भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोवा होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए ये प्रश्न अभी हम आपको बताए, देखिए आ गया, ठीक है। कहते हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो प्यारे बच्चों 1 अप्रैल से 31 मार्च। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि सर पहले तो क्या आता है ना, पहले तो मार्च आता है तब ना अप्रैल आता है, ये कैसे बता रहे हैं। तो प्यारे बच्चों 1 अप्रैल हो गया, मान लिया जाए कि 1 अप्रैल हो गया, ठीक है। एक क्या हो गया, अप्रैल हो गया प्यारे बच्चों, और 31 मार्च, तो ये समझिए कि 2000 क्या है 24 का है, और अब जो 25 आएगा प्यारे बच्चों, अब जो 2025 जो आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब यहाँ क्या हो जाएगा 31 मार्च हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया, कहिएगा ओ सर अब समझ में आया कि मान लें 1 साल पहले से स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, और अगले आने वाला क्या, आने वाला 31 मार्च, ये क्या होता है, भारत का वित्तीय वर्ष होता है। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, पटना सबसे अधिक है प्यारे बच्चों, सबसे अधिक है पटना सबसे अधिक है, पटना सबसे क्या है अधिक है, और शिवहर क्या है सबसे कम है प्यारे बच्चों, शिवहर क्या है सबसे कम है, शिवहर क्या है सबसे कम है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, शिवहर क्या है सबसे कम है। आगे कहता है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है, तो विकसित कहलाता है, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, विकसित कहलाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है, अभी आपको बताया कि सबसे कम प्रति व्यक्ति राज्य किसका है, बिहार का है, ठीक है प्यारे बच्चों, बिहार सबसे कम है। आगे बढ़ेंगे, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है, तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत प्यारे बच्चों आयकर को शामिल किया गया, किसको, आयकर को शामिल किया गया प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, करा कि 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय, कैसा औसत प्रति व्यक्ति आय, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 25,000 क्या 25,494 रुपए होते हैं, 25,494। देखिए तो कौन ऑप्शन में है प्यारे बच्चों, हाँ कहिएगा ऑप्शन नंबर गुरुजी बी में है, और इसलिए ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब, 1954। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था, 1954, ठीक है 1954। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहते हैं साख का आधार क्या होता है, तो प्यारे बच्चों साख का तात्पर्य होता है विश्वास, और इसी आधार पर लोगों को क्या मिलता है, ऋण मिलता है या लोन मिलता है, जो भी कहिए बैंक के माध्यम से। आगे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, विकसित देश की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, आर्थिक वृद्धि, क्या आर्थिक वृद्धि का प्रयोग किया जाता है, आर्थिक वृद्धि का क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, प्रयोग किया जाता है। करा कि गरीब के कुचक्र की धारणा किसने दिया, गरीब के कुचक्र की धारणा किसने दिया, आपको पता होगा प्यारे बच्चों, प्रोफेसर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर रेगनर्स, किसने दिया था, रेगनर्स महोदय ने दिया था। राष्ट्रीय आय का यहाँ पर जनना नहीं प्यारे बच्चों, गणना किया जाता है, राष्ट्रीय आय का जो गणना है, गणना राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों के द्वारा किया जाता है, अभी आपको जस्ट पढ़ाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो शिवहर का सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है, वह राष्ट्रीय आय का क्या यह राष्ट्रीय आय का परिभाषा किसने दिया, तो ये राष्ट्रीय आय का परिभाषा किसने दिया प्यारे बच्चों, तो ये राष्ट्रीय आय का परिभाषा किसने देगा, तो यहाँ पर जो है ना फिशर महोदय देगा प्यारे बच्चों, क्या देगा, फिशर महोदय इसका सही जवाब होगा। चलिए ठीक है, फिशर महोदय सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे कहते हैं अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि राष्ट्रीय आय का गणना का आयाम नहीं है, लीजिए नहीं है बच्चों, यही एग्जाम में नहीं देखते हैं, ठीक है यही एग्जाम में छोड़ देते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना, ये क्या है बिल्कुल गलत बात है प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा मौद्रिक उत्पादन हो जाएगा, क्या मौद्रिक उत्पादन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था, 1868 ईस्वी में, कब प्यारे बच्चों 1868 ईस्वी में, कितना रुपया लगाया था, तो 20 रुपया लगाया था, क्या 20 रुपया लगाया था, क्या राष्ट्रीय आय का अनुमान नहीं प्यारे बच्चों, ये प्रति व्यक्ति आय का अनुमान था, ठीक है प्रति व्यक्ति आय का अनुमान था।
कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आय कहते हैं। क्या कहते हैं? आय कहते हैं, इनकम कहते हैं। करा कि y बराबर सी प्लस आई का फॉर्मूला किसने दिया था? प्रोफेसर केन्स महोदय ने दिया था। कौन दिया था प्यारे बच्चों? प्रोफेसर केन्स महोदय। y बराबर सी प्लस आई, y बराबर सी प्लस आई का जो है कौन दिया था फॉर्मूला? प्रोफेसर केन्स महोदय। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्या? बी बिल्कुल क्या है? सही है प्यारे बच्चों। बी क्या है? बिल्कुल सही है। अब आइए प्यारे बच्चों VVI सब्जेक्टिव। क्या? VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में 100% देखा जाएगा। इसलिए डियर एकदम अभी कहीं नहीं जाना है, अभी क्लास आपका खत्म नहीं हुआ है डियर, ठीक है। चलिए तो प्रति व्यक्ति आय क्या है? बोलेंगे किसी देश की राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मतलब प्यारे बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि NI जो है नेशनल इनकम में देश के कुल लल्लन टॉप से अगर हम भाग दे देते हैं, लल्लन टॉप मतलब जनसंख्या से भाग देते हैं, तो जो हमारा यहाँ पर भागफल दिखेगा, क्या प्यारे बच्चों? भागफल दिखेगा। जो हमारा भागफल दिखेगा वही क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? हमारा क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय। मान लिया जाए अगर 1000 है प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझ लीजिए, मान लिया जाए यहाँ पर कि 1000 है, NI हमारा क्या है? 1000 है, 1000 है, 1000 और 100 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे प्यारे बच्चों, तो आंसर क्या निकलेगा? 10 निकलेगा। ये सुनना कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट कितना निकलेगा? 10। यही हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? माना कि क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। आगे प्यारे बच्चों आय से आप क्या समझते हैं? करा कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? व्यक्ति का आय कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? व्यक्ति का आय कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद। अभी पढ़ाई ही है, बिल्कुल आसान है। कहते हैं किसी देश में 1 वर्ष के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसने किया? तो 1868 में दादा भाई नौरोजी। ठीक है प्यारे बच्चों, दादा भाई नौरोजी। आगे कहते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो आपको पता ही है प्यारे बच्चों, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई होती है, दोहरी गणना की संभावना और मूल्यों को मापने में कठिनाई होती है। अभी जस्ट बताए हैं ना, यस गुरुजी, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, एकदम VVI है, एकदम इस सबको क्वेश्चन को क्या करना है? लिख लेना है, कर लेना है। आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है? बहुत बड़ा संबंध है। ठीक है प्यारे बच्चों, कहते हैं आय का गरीबी के साथ घनिष्ठ संबंध है। जिस व्यक्ति की आय कम होती है वह गरीब होती है, जिस व्यक्ति का अधिक होता है वह गरीब नहीं होती है। गरीब नहीं होती है क्या होता है प्यारे बच्चों? RICH, रिच, धनी होता है। अगला, गरीब के दुष्चक्र की धारणा बताइए। तो बोलेंगे प्यारे बच्चों, गरीब का कुचक्र की धारणा रेगनर, ध्यान देगा, रेगनर नर्क्स ने दिया था। रेगनर नर्कस ने दिया था। ठीक है, नर्क्स जो भी बोलिए, करा कि गरीब के कुचक्र की धारणा के अनुसार, क्या? गरीबी के कुचक्र की धारणा के अनुसार जिसका प्रति व्यक्ति आय कम होता है उसका बचत भी क्या होगा? कम। प्रति व्यक्ति आय कम होगा मतलब प्रति व्यक्ति आय प्यारे बच्चों कम होगा तो उसका बचत भी क्या होगा? कम होगा। और कम बचत कम होने का कारण ही पूंजी का निर्माण दर भी क्या होगा? कम होता है। और कम पूंजी निर्माण प्यारे बच्चों, और कम पूंजी निर्माण दैनिक दर के कारण भी विनियोग भी कम होता है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय पुनः कम रह जाता है। और यही क्या है प्यारे बच्चों? दिक्कत है। आइए हम लोग कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। क्या प्यारे बच्चों? दीर्घोत्तरीय प्रश्न। हालांकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न इस बहुत ज्यादा बड़ा में हम लोग नहीं समझेंगे, शॉर्टकट में समझेंगे, क्योंकि आप एग्जाम में आप अपने ढंग से क्या करेंगे? लिख देंगे। कह राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है? तो बोलेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होता है प्यारे बच्चों? किसी देश में 1 वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? राष्ट्रीय आय कहते हैं। कुल मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। जबकि प्यारे बच्चों राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय क्या होता है प्यारे बच्चों? राष्ट्रीय आय में देश की कुल लल्लन टॉप लल्लन टॉप मतलब सर
जब राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है वो हमारा प्रति व्यक्ति आय कहलाता है डियर, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। आगे कहते हैं राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें, इसकी गणना को प्रमुख विधि कौन कौन सी है। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा तो आपको पता ही है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की मुख्य रूप से 3 विधि है। कितना विधि है प्यारे बच्चों? 3। आय गणना विधि और व्यय गणना विधि। अभी आय गणना विधि और व्यय गणना विधि अभी जस्ट आपको क्या किए थे, समझाए थे प्यारे बच्चों, ये सब आपको क्या किए थे, अभी बताए ही थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। इस चैप्टर से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों जो आपको समझ में नहीं आया होगा और एग्जाम में छूट जाए। हूबहू यही सब प्रश्न रहने वाला है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसी को प्यारे बच्चों 10 किताब या 10 नोट्स या 10 गैस पेपर वगैरह सब पढ़ने से बढ़िया है कि इसी क्लास को आप 10 बार देख लीजिए। ठीक है, इसी मटेरियल को आप 10 बार देख लीजिए, आपका बेहतर रिजल्ट होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, बेहतर रिजल्ट होगा, क्योंकि आपको पता ही है ज्ञान बिंदु का मतलब क्या, क्वालिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वालिटी से यहां समझौता नहीं होता है। और यदि आप लोग को बेहतर क्लास लगा तो इसी प्रकार से जो है आप लोग कंटिन्यू क्लास कीजिए और साथ ही साथ एक बेहतर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि इससे एक अलग एनर्जी जोश बना रहे शरीर में। और पुनः हम लोग तीसरा चैप्टर लेकर एक बेहतर अंदाज में आएंगे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए आप लोगों से एक पल के लिए हम क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं प्यारे बच्चों, और पुनः आ जाएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।